हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। धर्म पर अधर्म की जीत हुई थी। तो आप अपने अंदर के अधर्म को मार करके धार्मिक अर्थात अपने सच्चाई ईमानदारी से अपना कार्य करना प्रारंभ कीजिए। खास करके स्टूडेंट लाइफ में आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार जरूर रहिए। तो हम देखेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रिसर्च से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है न कि विज्ञान? जहोदा, बोगार्ट्स, लुंडबर्ग या यंग? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह पीबी यंग है, जिन्होंने कहा कि साक्षात्कार मुख्य रूप से एक कला है न कि विज्ञान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार के प्रकार नहीं हैं? कार्यों के आधार पर, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर। तो यहाँ पूछा कौन से प्रकार हो सकते हैं साक्षात्कार के। सॉरी, तो हमने नहीं कह दिया था। तो कार्यों के आधार पर, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी आधार पर साक्षात्कार किया जा सकता है। अगला है, गहन अध्ययन या गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं तथा तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर इत्यादि किस पद्धति के महत्व एवं गुण हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या आंकड़ा विश्लेषण? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, साक्षात्कार। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि विशेषताएं ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। तो साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताओं, पहला, गहन सूचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, लचीलापन पाया जाता है अर्थात क्वेश्चन में हेरफेर किया जाता है, अत्यधिक अर्थपूर्ण हो सकता है सूचनाएं, और यह तुरंत और स्वाभाविक स्तर पर मिलता है। तो ये सभी साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। अगला है, जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है, इस प्रकार के किए गए अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं? वैयक्तिक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक पद्धति या अवलोकन? तो इसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं या केस स्टडी, इंग्लिश में इसको केस स्टडी कहते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति, संस्था, संस्कृति या समुदाय का गहन रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे केस स्टडी कहते हैं। अगला है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने किया है? अल्फ्रेड मार्शल, एंथनी गिडिंग्स, आर के मजूमदार या हर्बर्ट स्पेंसर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग जो है किया था। अगला है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में किसने कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययन की इकाई एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना, एक राष्ट्र, इतिहास का एक युग भी हो सकता है? गुडेम हार्ट, एंथनी गिडिंग्स, जहोदा एवं कुक, गिलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हम जब केस स्टडी करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की घटना के बारे में जानते हैं, या किसी राष्ट्र के बारे में जानते हैं, या किसी इतिहास के एक विशेष युग के बारे में जानते हैं। अगला है, कौन सी धारणा है कि जो केवल तथ्य संकलन की प्रविधि नहीं है बल्कि यह किसी इकाई के विभिन्न पक्षों के तथ्यों के संग्रह, संगठन और विश्लेषण करने की संपूर्ण विधि है?
तो इसमें पूछा कौन केवल टेक्निक न होकर संपूर्ण मेथड है। वैयक्तिक अध्ययन, अवधारणा, अवलोकन या विश्लेषण। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में जो है ये सभी गुण सम्मिलित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैयक्तिक अध्ययन की में सूचना संकलन का स्रोत है। साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन या आलाब्धि एवं सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सभी। साक्षात्कार व्यक्ति लेता है, अनुसूची और अनुसूची का जहाँ प्रयोग हो रहा है तो वह भी एक तरह से साक्षात्कार ही देखा जाता है, क्योंकि अनुसूची में क्या होता है, प्रश्नों का एक सेट होता है, लेकिन प्रश्नों का सेट उनके लिए होता है जो अनपढ़ या अशिक्षित होते हैं और उनसे शोधकर्ता स्वयं पूछ करके उत्तर स्वयं भरता है। तो यह भी एक प्रकार का साक्षात्कार ही है। अवलोकन भी और अनुसंधानकर्ता के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष आँखों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से डाटा को इकट्ठा किया जाता है। अगला प्रश्न है तर्कशास्त्र, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। निर्वचन, निदर्शन, निजाति या इनमें से कोई नहीं। तो उसे निर्वचन या तर्क कहते हैं। अगला है वह प्रविधि क्या है जिसमें के माध्यम से किसी भी लेखक द्वारा लिखे गए टेक्स्ट का वास्तविक अर्थ है अर्थात निरूपण उसके द्वारा लिखे गए भाषा में ही करने का प्रयास किया जाता है। आंकड़ा विश्लेषण, निजाति वर्णन, अभिप्रेषण या विश्लेषण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ा विश्लेषण। जब कोई वास्तविक लेखक के भाषा में ही उस तथ्य का जो है विश्लेषण किया जाता है, जैसे पत्रिकाएं हो गई, अखबार हो गया, इन सब का अध्ययन करना, विश्लेषण करना आंकड़ा विश्लेषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे सामने वाले ने दिया है ठीक उसी रूप में हमें इसका जो है प्रयोग करके विश्लेषण किया जाता है आंकड़ा विश्लेषण में। अगला है वह परिस्थिति जिसमें प्रतीकों, भाव भंगिमाओं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो जिसमें हम वास्तविक परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण या निरूपण या ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ा विश्लेषण। तो यह स्थिति होती है जिसमें जिस प्रकार से तथ्य हमें हमारे सामने है हम उसी प्रकार से उस तथ्य का जो है विश्लेषण करते हैं, तो उसे आंकड़ा विश्लेषण करते हैं। कि जिस संदर्भ में वह व्यक्ति बात कर रहा हो, उसका लेख जिस संदर्भ में हो उसी संदर्भ में हम उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो वह व्यक्ति का जो आंकड़ा या डाटा इकट्ठा किया है तो उसी का हम विश्लेषण बस करते हैं, न उसमें कोई परिवर्तन करते हैं न कुछ अपनी तरफ से जोड़ते हैं। मतलब सेम टू सेम उसकी व्याख्या कर देना ही आंकड़ा विश्लेषण है। अगला है किस विधा के लिए बहुत अधिक दक्षता एवं कौशल की आवश्यकता होती है। आंकड़ा विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन, सर्वेक्षण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवेदन के लेखन में सर्वाधिक दक्षता की और कौशल की आवश्यकता होती है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन के मुख्य भाग हैं। समस्या कथन, अध्ययन परिसीमन, परिकल्पनाओं का कथन। तो ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। कैसे समस्या कथन का निर्धारण होगा, उसका सीमांकन कैसे होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे होगा, ये सभी जो है प्रतिवेदन के मुख्य भाग के रूप में शामिल किए जाते हैं। अगला है शिक्षा अर्थात एजुकेशन एवं निदर्शन अर्थात इंस्ट्रक्शन, निर्देशन अर्थात इंस्ट्रक्शन के संबंध में कौन सा कथन ठीक जो है नहीं है।
शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता है जबकि निर्देशन शिक्षा का अंग है। सही है। शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता है जबकि निर्देशन का कार्य केवल उस समय तक चलता है जब तक बालक विद्यालय में रहता है। यह भी कथन सही है। शिक्षा एवं निर्देशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही दूसरे के पर्याय हैं, तो यह कथन जो है गलत है। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जबकि निर्देशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। यह भी एक सही है। तो यहाँ जो राइट है आंसर वह हो जाएगा सी। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन जो है इन दोनों के संदर्भ में, शिक्षा और निर्देशन के संदर्भ में गलत है। अगला है फॉर्मल एजुकेशन या संवैधिक शिक्षा है। जानबूझकर विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप में दी जाती है, अनायास ही बालक को प्राप्त होता है, केवल बालक से ही संबंधित होता है, अध्यापक का उसमें हाथ नहीं होता है, यह विशेष समूह को दी जाती है। तो फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा होती है जिसमें जानबूझकर शिक्षा दिया जाता है और विचार पूर्वक नियम कानून जैसे किताबों का सिलेबस बना हुआ कि हमें यही ज्ञान देना है। तो ये सब फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और बाकी ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं यह अनौपचारिक शिक्षा के गुण हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के। अगला है बिना किसी उद्देश्य तथा बिना किसी समय एवं स्थान के जो व्यक्ति शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा, वैयक्तिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तब कोई उद्देश्य नहीं होता, बिना समय स्थान के कहीं भी जब कोई शिक्षा प्राप्त हो जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं या इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा कथन ठीक है। शिक्षण निदानात्मक होता है, शिक्षण उपचारात्मक होता है, शिक्षण निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, या उपर्युक्त सभी कथन ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन ठीक हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों अलग बात कर रहे हैं लेकिन ये दोनों ऑप्शन का मतलब एक ही हो गया। कहा कि यहाँ निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों को शामिल किया है, तो यह भी राइट हो सकता है। और जब उपर्युक्त सभी दे दिया है तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने का आवश्यक तत्व क्या है। पढ़ने की क्षमता, विलक्षण बुद्धि, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वह जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हमें और समाज के बारे में हर चीज़ के बारे में जानने की जो है प्रयासरत होते हैं, तो उसको एजुकेशन का जो है प्रमुख तत्व माना गया है। अगला है शिक्षा के विभिन्न कार्यों में कौन सा कार्य अधिक उपयुक्त लगता है। शिक्षा व्यक्ति को लिखने पढ़ने योग्य बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है, शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के उत्तरदायित्व और विशेष अधिकारों को निभाने में योग्य बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को उचित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। तो शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के उत्तरदायित्व अर्थात भूमिकाओं को निभाने में सक्षम बनाती है, विशेष अधिकारों को निभाने के योग्य बनाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन का मुख्य केंद्र होता है समाज, परिवार, रेडियो तथा टेलीविज़न या सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सभी, जो है अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं। अगला है पुस्तकालय तथा संग्रहालय में शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इन्हें क्या कहना उचित होगा। औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक संस्थाएं, अतिरिक्त संस्थाएं या कोई नहीं। तो पुस्तकालय और संग्रहालय जो हैं यह औपचारिक संस्थाएं होती हैं। अगला है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक इसके दो अंग हैं, शिक्षा एवं शिक्षार्थी इसके दो अंग हैं, शिक्षण संस्थान एवं परिवेश
इसके 2 अंग हैं। उद्देश्य एवं प्रवृत्ति इसके 2 अंग हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी इसके 2 भाग होते हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं मिलेगा शिक्षा 2 है, त्रिआयामी होती है, त्रिस्तरीय होती है, जिसमें इनके साथ पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाता है। अगला है शैक्षिक मूल्य, एजुकेशन वैल्यूज से आप क्या अर्थ लगाते हैं? शैक्षिक मूल्य का अर्थ शिक्षा की उपयोगिता, उद्देश्य से अनुकूलता से है। शैक्षिक मूल्य का अर्थ शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उसके प्रयोग से है। शैक्षिक मूल्य का अर्थ शिक्षा प्रक्रिया में व्यय होने वाले धन से है, या शैक्षिक मूल्य का व्यावसायिक व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले साधनों से है। तो शैक्षिक मूल्य जो है का अर्थ है शिक्षा की क्या उपयोगिता एवं उद्देश्य है और किस तरह से हम उसे प्राप्त करते हैं, अनुकूलित करते हैं, यह हमारा शिक्षा का मूल्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रयोग के प्रबल समर्थक थे। हर्बर्ट, फ्रोवेल, रूसो या उपर्युक्त सभी? तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से सभी जुड़े हुए हैं, हर्बर्ट, फ्रोवेल और रूसो। अगला है पाठ्यक्रम के निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, सही है, क्योंकि अलग अलग जो है लेवल के जो है स्तर के बच्चे होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम तैयार करना होता है। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होना चाहिए ताकि छात्रों को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। तो यह कथन जो है गलत है। अगला है किसी भी स्तर पर पाठ विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे, यह भी सही है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए और उसे समय को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वर्ष भर में पाठ्यक्रम पूरा हो सके, तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा कथन पाठ्यक्रम निर्माण के समय सही नहीं है? तो प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का जुड़ाव होना चाहिए ताकि छात्रों को अगली कक्षा में वह एक जैसा लगे, अर्थात सब रिलेट करके देख सके, न कि अलग अनुभव हो। तो यह ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए यह सही है। यहाँ पूछा कौन सा गलत है या पाठ्यक्रम के निर्माण में सही नहीं है, तो बी हो जाएगा। अगला है ग्रीक विचारक ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति प्लेटो ही है। उसके शिक्षा संबंधी विचार एक पुस्तक में संग्रहित हैं, उस पुस्तक का नाम बताइए। द रिपब्लिक, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन ऑफ प्लेटो, उपर्युक्त ग्रंथों में से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक, जो है प्लेटो की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने शिक्षा पर अधिक महत्व देने का जो है शिक्षा संबंधी जो अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं, दर्शन के विचार प्रस्तुत किए हैं, तार्किकता के विचार प्रस्तुत इन्होंने इसमें किया हुआ है। अगला है प्लेटो के गुरु कौन थे या गुरु का क्या नाम था? फ्रोवेल, सुकरात, अरस्तु या किलपैट्रिक? तो प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। अगला है वह शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जनक हैं तथा प्रकृतिवाद विचारधारा के प्रतिपादक हैं। आगे चलकर हर्बर्ट ने उनके शिक्षा दर्शन को विकसित किया, उनका नाम था प्लेटो, अरस्तु, रूसो या जॉन डीवी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जनक थे रूसो और प्रकृतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक रूसो ही थे। तो इनके सिद्धांतों या दर्शन को विकसित कर आगे किसने किया? तो हर्बर्ट ने किया है।
तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसो। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे सम्मुख एक महान साहित्यकार, कला प्रेमी, एक दार्शनिक के रूप में ही नहीं वरन एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में भी आते हैं। उनके शिक्षा दर्शन को क्या नाम दिया जाता है? आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन, आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन दोनों का जो है बात किया है। तो आज की वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।